बेहतर। दिल्ली की सर्दी का आनंद है या दुख है, क्या है? दोनों है। अच्छा अच्छा, आवाज कम आ रही है। थोड़ा सा प्रोसेस में हम आएंगे तो आवाज थोड़ी और तेज होगी। चलिए, चूंकि पहला इंटरेक्शन है हमारा, तो एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम खर्च करते हैं। शायद आपका ये हिंदी माध्यम का बैच है। हाँ, इंग्लिश मीडियम का तो कोई नहीं, हिंदी माध्यम ही है। इंग्लिश, अच्छा चलो। दूसरी चीज, सभी हिंदी के ही हो ना? कितने इंग्लिश वाले हो? चलो अभी आज के बैच को कंटिन्यू करो, फिर मैं टीम से बात कर लूंगा कि कैसे क्या है। इंडियन इकोनॉमी का सेगमेंट जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ हम पहले डिस्कशन करें। भारतीय अर्थव्यवस्था, जनरली मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे देखता हूँ और हमारे नॉर्मल या सामान्य चर्चा में भी ये शब्द हमारे सामने आता है कि इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू हो रही है, अर्थशास्त्र की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। इस तरीके का शब्द हम प्रयोग करते हैं अपने जीएस में। सच कहिए तो जीएस के अंतर्गत इकोनॉमिक्स को पढ़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसमें हम बहुत तरीके के थ्योरेटिकल और हिंदी में कहूं तो सैद्धांतिक पहलुओं को भी शामिल कर लेते हैं, जो हमें अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में बताई जाती है। सही मायने में जीएस के मद्देनजर इकोनॉमिक्स की बजाय इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे शब्द का प्रयोग करना कहीं ज्यादा तर्कसंगत भी है और कहीं ज्यादा उचित भी है। दोनों बातें हैं। आप इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था शब्द का ही प्रयोग आप अपने सिलेबस में भी पाएंगे, यूपीएससी का जो सिलेबस है। इन शब्दों के प्रयोग के पीछे का अपना एक लॉजिक भी है पब्लिक सर्विस कमीशन का। भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे शब्द का प्रयोग करके आपके पाठ्यक्रम या सिलेबस में यूपीएससी आपसे सिर्फ इतना चाहती है कि आप इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, और उन बेसिक कॉन्सेप्ट या उन छोटी मोटी बातों को इंडिया पर अप्लाई करने का कौशल या स्किल विकसित कीजिए, ताकि आप इंडिया के अलग अलग तरीके की मार्केट या बाजार संबंधी घटनाओं को समझ पाए कि हो क्या रहा है, कारण क्या है इस घटना का। उसको जानने और समझने के लिए एक इकोनॉमिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जो जरूरत है, उसकी डिमांड या मांग आपसे जीएस में की जाती है। ऑप्शनल इकोनॉमिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए इस एक डिमांड को, इस मांग को ध्यान में रखकर ही हम अपने इस जीएस के बैच को कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस बैच को लेकर प्लीज आप ये अपेक्षा ना करें कि इस बैच के खत्म होने के बाद आप अपने आप को अर्थशास्त्री घोषित कर लेंगे और किसी भी बड़े बड़े एक्सपर्ट के द्वारा कही गई बातों को काउंटर कर पाने की आप स्थिति में होंगे। इतनी नॉलेज आपको इस बैच में मिलने वाली नहीं है। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेसिक इकोनॉमिक्स की जो समझ चाहिए वो हमारा पर्पस होगा, जिससे कि आपका यूपीएससी का काम निकल जाए बस। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरीके का माइंडसेट ना होना, कैसा माइंडसेट होना कि जिस विषय को भी हम पढ़ रहे हैं जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस विषय में एक्सपर्ट बनने की चाहत, ये ज्यादातर एस्पिरेंट के असफल होने का सबसे बड़ा कारण है। रीजन भी कि हमें अपनी लिमिट ही नहीं पता है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी जरूरी चीज है, और केवल हम पढ़ते जा रहे हैं और केवल हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि नॉलेज आता जाए। नॉलेज एक्विजिशन या ज्ञान का संग्रह, जानकारियों का संग्रह इस एग्जाम की जरूरत नहीं है। ये बात मैं अपने हर बैच में कहता हूं, विशेष तौर पर इकोनॉमी में तो और बड़े पैमाने पर कहता हूं, क्योंकि अन्य विषयों की तुलना में इकोनॉमी, थोड़ा सा लोग इकोनॉमी को क्या मानते हैं, टफ मानते हैं। तो जो चीज पहले से ही पेचीदा है उसको और ज्यादा पेचीदा बनाने की क्या जरूरत है? पहली चीज, बहुत लॉजिकल बात मैं कह रहा हूं। तो इसलिए हमारे इस पहले लेक्चर में दो तीन चीजें जो मैं बिल्कुल आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि जो हमारा दायरा है जीएस का, उस दायरे में रहते हुए हम बस काम की इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। और ये अप्रोच फॉलो करना या इस तरीके की रणनीति पर काम करना बहुत जरूरी भी है, सच पूछो तो। इसका जीता जागता मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण, जो आप भी उस चीज से बिल्कुल वाकिफ हैं, शायद उस पर आपने कभी सोचा ना। पिछले 6, 7, 8 सालों से और पिछले 2 सालों से तो लगातार आप देख रहे हो कि यूपीएससी का जो AIR 1 है, फर्स्ट रैंक, वो पहले अटेम्प्ट में जिस एस्पिरेंट ने एग्जाम दिया उसका आ रहा है, या पहले अटेम्प्ट में उसने क्रैक किया था, दूसरे अटेम्प्ट में उसका AIR 1 आ गया। पहले अटेम्प्ट में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में रैंक लाने वाले एस्पिरेंट्स की संख्या, तादाद पिछले 6, 7, 8 सालों में आप देखे होंगे बहुत तेजी से बढ़ी है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं? ऐसे आज से 8 साल पहले का एग्जाम उठा लो, 2012 से पहले का, और जितने भी फाइनली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हुआ करते थे उनकी लिस्ट देखना, आप पाओगे कि ज्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे जिनका चौथा अटेम्प्ट है, पांचवा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करने वाले, फाइनली क्रैक करने वाले लोगों की तादाद कम मिलेगी 2012 से पहले। लेकिन वो कंडीशन अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। आपके सामने प्रमाण भी है, आप जाके खुद लिस्ट देख सकते हैं। कभी सोचे हो कि जो कैंडिडेट जिसका पहला अटेम्प्ट है, जिसने अभी 1 साल पहले या कुछ महीने पहले जिसने ग्रेजुएशन या एमबीबीएस या बीटेक कंप्लीट किया है, वो 1 साल की तैयारी में अगर वो डबल डिजिट में रैंक ला रहा है, तो क्या उसने नॉलेज या ज्ञान का संग्रह करके ये काम किया होगा, या उसने एक स्ट्रैटेजी या रणनीति को अपनाकर और ये जानते हुए कि क्या छोड़ना है क्या शामिल करना है, इसको पकड़ के उसने ये काम किया होगा? अब आप खुद इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है कि 13-14 महीनों की तैयारी में आप जीएस के हर विषय पर एक्सपर्ट बनकर इस जीएस को क्रैक कर ले जाइए। यानी कि ये जो पिछले 7-8 सालों का पैटर्न है, ये हमें इशारा दे रहा है कि हम भी अपनी लिमिट को पहचाने। पहली चीज तो ये, पढ़ना तो तीसरा स्टेप है। अगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो कंटेंट या जानकारियों को पढ़ना तो ये तीसरा स्टेप है हमारी तैयारी का। पहला है कि हमें ये क्लियर हो जाए कि क्या पढ़ना है, हमारा लिमिट है क्या। लिमिट कैसे पता करोगे?
आपको आपके सिलेबस की जानकारी है या नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, और विशेष तौर पर इकोनॉमी के लिए भी इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स या अभ्यर्थियों के दिमाग में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, भ्रम है कि जीएस का कोई सिलेबस ही नहीं होता। हर दुनिया, हर मार्केट में बिकने वाली किताब करंट अफेयर की जरूरी सब कुछ पढ़ डालो। और अगर इस माइंडसेट में आप हैं, तो आप अपने रास्ते को आप खुद से टिपिकल या जटिल बना रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आप उस लिमिट को पहचानना सीखिए, चाहे वो इकोनॉमी हो या जीएस का दूसरा कोई विषय भी क्यों ना। और ये बिल्कुल विश्वास रखो, आप चूंकि यहाँ पर इकोनॉमी की जिम्मेदारी मेरे सिर पे है, तो मैं इकोनॉमी को ही रेफरेंस बनाकर ये चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। आप प्री या मेंस में पूछे गए किसी भी क्वेश्चन को लाकर मुझे दिखा दो इकोनॉमी का, और मुझे ये बता दो कि वो क्वेश्चन दिए गए सिलेबस से बाहर का है। अभी जो सिलेबस आपके सामने मैं रखूंगा, ये अब आपकी हमारी स्मार्टनेस है कि हम दिए गए सिलेबस को तैयार कैसे कर रहे हैं। ये हमारी आपकी क्या है, स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है। तो पहली चीज हमारी प्रिपरेशन का ये है कि लिमिट हमें पता हो। दूसरी चीज जो कि उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जब हमें लिमिट पता हो गया, तो अब हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उस लिमिट पे, उस दायरे में काम कैसे करना है। यानी कि ये बॉक्स है, ये हमारा लिमिट है, और मान लीजिए कि इस बॉक्स में 5 पॉइंट है A B C D E, ये आपको पढ़ने हैं। तो दूसरा जो बात मैं कह रहा हूं वो ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन 5 पॉइंट्स को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। पढ़ने के तरीके का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझो। क्या इन 5 को किसी किताब से पढ़ लिया जाए, या इन 5 को पढ़ने के लिए करंट अफेयर पे आधारित जो जानकारियां हैं उनको पढ़ लिया जाए इन 5 से संबंधित, या किताबी ज्ञान और करंट अफेयर दोनों का कॉम्बिनेशन फॉलो किया जाए। ये मैं क्या बोल रहा हूं, अलग अलग तरीकों की मैं बात कर रहा हूं इन विषयों को पढ़ने का। तो तरीका क्या फॉलो करना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या किताब से पढ़ के ही काम चल जाएगा, या करंट अफेयर को पढ़ना है किताब भले ना पढ़ो, या दोनों का कॉम्बिनेशन पे काम करना है। इस पे आप अपनी समझ कहां से बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, और वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की ढंग से समीक्षा, जिस पर फिर से मैं यही कहूंगा कि ज्यादातर एस्पिरेंट कभी भी काम नहीं करते। जीएस को तैयार या पढ़ने का एक ही तरीका अभी भी प्रचलन में है कि किताब लाओ और पढ़ना शुरू कर दो, याद करना शुरू कर दो। उसके पहले के ये जो 2 सबसे जरूरी काम है, इसमें बहुत बड़ी तादाद लोगों की कुछ काम नहीं करती, और जो लोग इसमें काम करते हैं वही फिर इस जर्नी या इस यात्रा में अंतिम पड़ाव तक पहुंचते भी हैं। तो इकोनॉमी पढ़ना तो हम करेंगे, उसके लिए तो मैं हूं, आप सभी हैं, आप उसी सहयोग से हम इस विषय को आगे लेके जाएंगे ही। लेकिन ये जो 2 बातें मैंने बताई, सच पूछिए तो इन 2 कामों में कौन कौन सा, पहला लिमिट, पाठ्यक्रम, दायरा, दूसरा कि उस दायरे में जो कुछ भी पढ़ना है उसको कैसे पढ़ना है। इन 2 कामों को लेकर मैं एज अ फैकल्टी केवल आपको गाइड कर सकता हूं। एग्जीक्यूशन या क्रियान्वयन का पूरा टास्क वो आपका है। और फिर तीसरी बात आती है, जब हमें ये पता हो गया कि कितने दायरे में रह के पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पता हो गया, तब जाके तीसरी बात आती है कि चलो पढ़ना शुरू करें। तो ये 3, मैं इसको 3 टायर स्ट्रेटजी कहता हूं पूरी इकोनॉमी के प्रिपरेशन की। अब इन तीनों का अगर निचोड़ मैं आपके सामने रखूं ताकि आप इस विषय से थोड़ा परिचित हो जाइए, तो इन तीनों का निचोड़ क्या है। देखिए, जब आप जीएस की बात करते हो तो जीएस के 4 पारंपरिक विषय आप देखते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और ये 4 ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मानते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दीज आर द ओनली 4, इन चारों के अलावा है तो टोटल 13 विषय, लेकिन ये 4 ऐसे विषय हैं जिस पर आपकी तैयारी का एक बड़ा समय खर्च होता है। सही बात है। इन चारों में ये जो 3 विषय हैं, कौन कौन से, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन 3 विषयों में आपने एक चीज फील की होगी अगर आपने एक समय बिताया होगा इस प्रिपरेशन की जर्नी में, तो कि इन 3 विषयों में आप कड़ी मेहनत करके और दिए गए स्टडी मटेरियल पे काम करके, किताब पढ़ के वो कॉन्फिडेंस हासिल कर ले जाते हैं जिस कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है परीक्षा में परफॉर्म करने के लिए। लेकिन उतनी ही परिश्रम, उतनी ही मेहनत इकोनॉमी में भी करने के बावजूद आप पाएंगे कि इन तीनों में जो वो कॉन्फिडेंस आपके साथ है, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा लैग करता है इकोनॉमी में। ये एस्पिरेंट्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उतना ही समय इकोनॉमी पे भी खर्च किया, इकोनॉमी में भी कई किताबें पढ़ ली उसने, कैंडिडेट ने, बट फिर भी इकोनॉमी में पूछे गए प्रश्नों को लेकर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, चाहे प्री का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो। अब देखो ये प्रॉब्लम क्यों आती है। इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो तरीका आप इन तीनों की तैयारी में अपनाते हैं, वही तरीका आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं इकोनॉमी में, और ये सबसे बड़ी आपकी चूक होती है। देखो, इन 3 सब्जेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता, मैं कह सकता हूं कि विशेषता क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट से जो कुछ भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मार्केट में बना बनाया स्टडी मटेरियल मौजूद है किताब के रूप में। आपको सिर्फ एक काम करना है कि किताब एक खरीदनी है, उसको पढ़ना है, परफॉर्म करना है। उदाहरण के तौर पे पॉलिटी, अब पॉलिटी जैसे ही मैंने नाम लिया, आपके दिमाग में कुछ किताबों का नाम घूमना शुरू हो गया होगा, और वास्तविकता है कि ज्यादातर प्रश्न आप उन किताबों से कर भी ले जाते हैं। ये रियलिटी है। क्यों कर ले जाते हो, क्योंकि प्रश्नों के पूछने का तरीका जो है यूपीएससी का, उसके हिसाब से वो किताबें फिट बैठती है। ठीक, यही फायदा आपको ज्योग्राफी में भी मिलता है, कई सारे स्टडी मटेरियल मौजूद हैं अच्छे ऑथर्स के। इकोनॉमी की जब बात आती है, आप जैसे जैसे इकोनॉमी पढ़ते जाएंगे, अभी एक क्लास में सारी बातों को समझा पाना इम्पॉसिबल है, मैं ओवरव्यू बस दे रहा हूं। जैसे जैसे आप इकोनॉमी की इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आपकी समझ खुद ब खुद विकसित होती जाएगी कि इस इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट को, जो यूपीएससी की डिमांड है, उसको किसी एक किताब से पढ़कर संतुष्ट कर पाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। इकोनॉमी की मार्केट में बिकने वाली किसी भी किताब को लाकर आप मुझे दिखा दें, आप पाएंगे कि जो आपके इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का जो नेचर है, उन सभी प्रश्नों का बेहतर उत्तर लिख पाने के लिए जो कंटेंट चाहिए आपको, उसका मात्र 30% हिस्सा ही कोई किताब आपको दे पाएगी, उससे ज्यादा नहीं दे पाएगी। बाकी का जो 70% हिस्सा आपको चाहिए बेहतर उत्तर लिखने के लिए, ये 70% कंटेंट आपको कहां से मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको डायनामिक स्टडी मटेरियल से। डायनामिक मटेरियल्स का मतलब क्या है, इसमें करंट अफेयर आ गया, बजट आ गया, इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट आ गई, और कुछ और अन्य प्रकार के स्पेशल या विशेष रिपोर्ट्स आ गई जो समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं, जिनको किसी किताब में आप नहीं पाएंगे। एक एग्जांपल देखो इसका, करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आजकल शायद आपने नाम सुना होगा या नहीं, आजकल एक रिपोर्ट का नाम सुन रहे होंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड रिपोर्ट 2022 में जो प्रकाशित हुआ। अब एनएफएचएस 5th राउंड ऑफ रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है, जो उस रिपोर्ट में जानकारियां सामने निकल के आई हैं, वो आपके इकोनॉमी का एक संभावित प्रश्न है। लेकिन अब उस
रिपोर्ट की जानकारियों को आप किताब से पढ़ के अगर तैयार करना चाहें तो आप फिर उस जानकारी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। 2022 में प्रकाशित हुई किताब में आपको वो रिपोर्ट की जानकारी मिलेगी ही नहीं। आप इसी तरीके से नाम सुनते होंगे 15वें वित्त आयोग की सिफारिश, 15th फाइनेंस कमीशन। अब 15th फाइनेंस कमीशन 2021 में गठित हुआ, उसकी सिफारिशों का फाइनल ड्राफ्ट 2022 के शुरुआती महीनों में आया और उस ड्राफ्ट में जो बातें निकल के आई वो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप 2021 तक प्रकाशित हुई किसी भी किताब में आप वो रिपोर्ट और वो जानकारी पाएंगे ही नहीं। और ये वास्तविकता है, इकोनॉमी के जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो, ज्यादातर प्रश्नों का नेचर है कि वो डायनामिक स्टडी मटेरियल से पूछे जा रहे हैं। और इसलिए ये काफी बड़ी जरूरत है इकोनॉमी में कि यहां वहां से बिखरी हुई जानकारियों को पहले आप इकट्ठा करें, उनको व्यवस्थित तरीके से सजोएं, फिर उस पर काम करके आप इकोनॉमी में परफॉर्म करने के बारे में सोचिए। तो इस पूरे बैच में एज अ फैकल्टी मेरा जिम्मेदारी क्या होगा, दो तरीके का काम मेरा होगा। जो भी हियर एंड देयर की इन्फॉर्मेशन है उसका एक मिश्रण, निचोड़ आपके क्लास नोट के रूप में मैं आपके साथ साझा करूंगा, प्लस कुछ जानकारियां आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से प्रदान करता रहूंगा जब जरूरत ऐसी आएगी। और आने वाले भविष्य में अगर कोई नई जानकारियां ऐड होती हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप करंट अफेयर के माध्यम से उन नई जानकारियों का प्रयोग करके अपने क्लास नोट को आप अपडेट करते रहें। रही बात किताबों की, तो मैं आपसे एज अ सजेशन, सलाह के तौर पे केवल एक बात ये रखूंगा कि अभी अगले 15-20 दिनों के लिए किताब के रूप में आप एक काम बस ये करो कि भारतीय अर्थव्यवस्था और एवं सामाजिक विकास, इस शीर्षक या टाइटल के साथ 12वीं क्लास की एनसीईआरटी आती है, इसे आप चाहे तो पढ़ते रहें। अभी के लिए सिर्फ इतना पढ़ें, किसी दूसरी किताब को अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आप किताब का सजेशन देखें तो एनसीईआरटी की इस बुक को आप अभी फॉलो कीजिए, बाकी कौन सी दूसरी किताब से क्या पढ़ना है वो समय आने पे मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए केवल ये सजेशन आपके लिए है। इसके बाद सिलेबस के तौर पे हमें क्या पढ़ना है इकोनॉमी में, इस सिलेबस को थोड़ा बहुत हम देखते हैं। आपके जीएस का सिलेबस आप देखते भी जाना, पाठ्यक्रम। देखिए सिलेबस या जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा का पूरा ये पाठ्यक्रम दो भागों में बटा हुआ है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड इश्यूज, प्रारंभिक परीक्षा आधारित विषय, और दूसरा जो आपका इसमें कैटेगरी है वो है प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा आधारित, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा आधारित विषय, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा आधारित विषय। देखिए कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आपको प्री और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ने हैं, और कुछ ऐसे विषय हैं जो आपको प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ने हैं। जो प्री कम मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा आधारित विषय, इसको फिर से दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक श्रेणी है सामाजिक आर्थिक विषय की, और दूसरी श्रेणी है मूल अर्थशास्त्र के विषय, मूल अर्थशास्त्र के विषय, कोर इकोनॉमिक्स। सामाजिक आर्थिक विषय में हमें 4 मुद्दे पढ़ने हैं। भारत का कृषि क्षेत्र, भारत में आर्थिक नियोजन, भारत का कृषि क्षेत्र, भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत में निर्धनता एवं बेरोजगारी, और चौथा विषय जो हमें पढ़ना है वो है वृद्धि, जिसको कुछ किताबों में समृद्धि भी कहा जाता है, बनाम विकास, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, देखिए ये 4 आपके हैं सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, आप पाएंगे कि हर साल मेंस की मैं बात कर रहा हूं, पेपर 3 में आपको ऑन एन एवरेज 8 से 11 प्रश्न मिलेंगे इकोनॉमी से। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, एवरेज अगर मैं फिगर बताऊं तो मिनिमम 8 मैक्सिमम 11, अब तक का 2014 के बाद का ये जो पैटर्न है। 8 से 11 प्रश्न आपको जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के सब्जेक्ट से मिलेंगे। उनमें से उन 8 से 11 प्रश्नों में से मान के चलिए कि 30 से लेकर 40% तक का वेटेज अकेले इन 4 मुद्दों का रहता है, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस या महत्व जो है ये इस टॉपिक का है, कृषि क्षेत्र। आपको हर साल के मेंस में एग्रीकल्चर के टॉपिक से संबंधित ऑन एन एवरेज 2 प्रश्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी मैं प्री की बात नहीं कर रहा हूं, ये सारा डिस्कशन हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज आपको 2 प्रश्न मिलने तय हैं एग्रीकल्चर के टॉपिक से, और बाकी के ये जो इश्यूज हैं इनमें से भी आपको 1 से 2 प्रश्न मिल सकते हैं। मतलब कि इन टोटलिटी मान के चलो कि इन 4 टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी है कोर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट, मूल अर्थशास्त्र के, इसमें जो विषय हमें पढ़ने हैं लिखते जाइए पहले। भारत की राजकोषीय नीति, भारत की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। देखिए मौद्रिक नीति का विषय मैं आपको पहले ही बता दूं, आपके यूपीएससी के सिलेबस में ये शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे और राजकोषीय नीति पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी, तो उसमें आप लोगों को देखिएगा ये आइडिया मिलेगा कि ये दोनों पॉलिसीज एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि कभी ना कभी आपको इन दोनों पॉलिसीज का आपस में संबंध कैसे है, इसको लेकर कुछ क्वेश्चन आपको मेंस में मिल सकता है, इसकी संभावना है। ये वजह है कि मॉनेटरी पॉलिसी का विषय भी मैंने इस कैटेगरी में शामिल किया है। आप कह सकते हो कि एक सेफ रास्ता हम फॉलो कर सके, उसको ध्यान में रखते हुए। अगला जो टॉपिक हमें इसमें देखना है वो है निवेश के मॉडल
मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर प्रमुख आधारभूत संरचना, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए आधारभूत संरचना का ये जो टॉपिक है मैं पहले ही क्लास में बता रहा हूं, इसमें एक लेक्चर की केवल जरूरत है जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित थ्योरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व, इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, इस तरीके का थ्योरेटिकल डिस्कशन, एनालिटिकल डिस्कशन हम क्लास में करेंगे। इसके अलावा आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें भारत के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदा कंडीशन क्या है, उसकी फैक्चुअल या तथ्यात्मक जानकारियां लिखी हुई मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे सड़क परिवहन, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की क्या स्थिति है, इस तरीके की तथ्यात्मक जानकारियों की वो शीट होगी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है वो हम क्लासरूम में करेंगे। बाकी के जो चैप्टर्स है वो तो प्रॉपर तरीके से हम क्लासरूम में कवर करेंगे एक एक करके। एक और इसमें टॉपिक लिख लो लास्ट, लिखिए जो मैं शब्द बोल रहा हूं, उद्योग संबंधी विषय। इसमें 3 मुद्दे आपके सिलेबस में, उद्योग संबंधी विषय में 3 मुद्दे लिख लो, एरो बना के लिख लो 3 मुद्दे जो मैं बोल रहा हूं। पहला लिखिए एलपीजी नीति। दूसरा, एलपीजी नीति के बाद दूसरा लिखिए प्रमुख औद्योगिक नीतियां, मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। और तीसरा लिखेंगे भारत का एमएसएमई क्षेत्र, भारत का एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, एमएसएमई, भारत का एमएसएमई क्षेत्र एवं भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्यम या उद्योग एवं भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ठीक, ये आपका था प्री कम मेंस ओरिएंटेड डायमेंशन। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टोटल 8 से 9 विषय हैं ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये आप पर मैं छोड़ता हूं क्योंकि हर चीज क्लास में डिस्कस करा पाना पॉसिबल नहीं है। आप घर पे जाके जरा प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिएगा इकोनॉमी के, मेंस के, आप पाएंगे कि 90 to 95% क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं मुख्य परीक्षा में इकोनॉमी के, वो इन्हीं में से किसी एक ना एक टॉपिक के। ये मैं आप लोगों से बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जरा काम कीजिए, उससे आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बाकी की जो दूसरी श्रेणी है प्रारंभिक परीक्षा आधारित विषय, इसमें कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं उसकी लिस्ट बनाइए। प्री ओरिएंटेड इश्यूज जो आपने लिखा था प्रारंभिक परीक्षा आधारित विषय, उसमें लिखेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। दूसरा मुद्रा एवं मुद्रा आपूर्ति, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। फिर बैंकिंग, मुद्रा एवं मुद्रा आपूर्ति, फिर बैंकिंग के बाद लिखेंगे भारत का मुद्रा बाजार, मनी मार्केट ऑफ इंडिया, और उसी में प्लस करके लिख लो भारत का प्रतिभूति बाजार, मुद्रा बाजार प्लस प्रतिभूति बाजार, जिसको आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो सिक्योरिटी मार्केट, भारत का मुद्रा बाजार एवं प्रतिभूति बाजार। ठीक है, अगला इसमें लिखेंगे कराधान प्रणाली, टैक्सेशन, कराधान प्रणाली या टैक्सेशन लिखो अगला पॉइंट, प्री ओरिएंटेड में लिख रहे हो ना प्रारंभिक परीक्षा। अगला लिखेंगे भारत का बाह्य क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। इसमें 3 मुद्दे आपके लिए जरूरी हैं, वो 3 मुद्दे जो आपको इसमें कवर करना है वो कौन कौन से हैं लिख लीजिए। भारत का बाह्य क्षेत्र ये एक व्यापक शब्द है, इसमें 3 चीजें पढ़नी है। पहला भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर दूसरा है मुद्रा विनिमय दर प्रणाली, करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम। और तीसरा एक मुद्दा जिसका पीडीएफ आपको मिलेगा, वो आप हालांकि वो सिलेबस में है लेकिन एक इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए, लिख लो, वो है भारत के विदेशी व्यापार की क्या स्थिति है, इस दिशा में सरकार ने कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह जो साइन किए हैं दूसरे देशों के साथ, उसकी पूरी एक जानकारी आपको मिलेगी। ये 3 विषय हैं जो कि बाह्य क्षेत्र में हमें पढ़ने हैं। ठीक, इतने सारे विषय आपके प्रारंभिक परीक्षा में है। अब जरा एक बात और जो यूपीएससी के बैच में मैं स्पेसिफिकली कहता हूं, देखिए इकोनॉमी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको किसी चैप्टर में शामिल कर पाना पॉसिबल नहीं है, जहां से कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती है, तो उनको आप चाहो तो एक स्पेशल इश्यूज या विशेष मुद्दे के रूप में आप समझ सकते हो, जिनको हम क्लास में कवर तो नहीं करेंगे लेकिन वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में कुछ कंटेंट अगर आपके पास हो तो आपके लिए वो चीज हेल्पफुल होगी। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि आजकल कुछ नए शब्द भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं बहुत तेजी से। ई कॉमर्स, आज से 5-7 साल पहले के मार्केट में कौन से शब्द का प्रयोग करता था, इंडिया के मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, बट अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ना जाने कितने ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म खुले। मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि आज नहीं तो कल या अगले साल एक प्रश्न आपको मेंस में मिलना ही मिलना है ई कॉमर्स को लेकर। ठीक, इसी तरीके से एक विषय आप लोग देखते होंगे ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट, ये भी इंडिया की इकोनॉमी का एक उभरता हुआ विषय है, ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, तो ऐसे कुछ मिसलेनियस इश्यूज जो हैं, विशेष तौर पे ये 2 विषय, बाकी के और भी ऐसे शब्द हैं बट उनको मैं अलग अलग चैप्टर में कवर कराऊंगा। ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो आपके सिलेबस में कहीं लिखे तो नहीं है, बट आपको बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर आपको कुछ पूछ लिया गया आपसे मेंस में। तो इस ऐसे मिसलेनियस इश्यूज के कुछ कंटेंट्स में आपको मैं दूंगा। ठीक है, विशेष तौर पे ये 2 विषय, ई कॉमर्स भारत का और ऑनलाइन गेमिंग का बाजार। तो ये आपका एक ओवरऑल सिलेबस है। अब इसमें जरा एक चीज और ध्यान में रखना, जो आपने प्रारंभिक परीक्षा आधारित विषय लिखे हैं, देखिए वो जो लिस्ट है वो लिस्ट देखो। इस लिस्ट में मैं आपको अगर पहले ही आगाह करूं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रारंभिक परीक्षा आधारित विषय से कभी कभार मेंस में कोई प्रश्न आपको मिल गया तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर प्रारंभिक
प्रारंभिक परीक्षा आधारित मुद्दे से कोई प्रश्न आपको मिलता है मेंस में, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो प्रश्न पिछले 1 साल के घटनाक्रम के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। और आप करंट अफेयर पे अगर आपने काम किया है तो उस प्रश्न को आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। बाकी के जो टॉपिक आपने लिखे हैं मुख्य परीक्षा की श्रेणी में, इनको लेकर आप चाहे तो जितना रिसर्च करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि इन टॉपिक से आपको थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक प्रश्न भी मुख्य परीक्षा में मिल सकते हैं, जिनका करंट अफेयर से शायद कोई वास्ता ना हो। बट प्रारंभिक परीक्षा की श्रेणी के जो विषय हैं, इनसे संबंधित पहली बात की यूजुअल टेंडेंसी नहीं है कि यूपीएससी पूछती है। अगर कभी खुदा ना खास्ता पूछ लिया गया तो वो प्रश्न मान के चलिए कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। इसका 2 एग्जांपल मैं देता हूं, समय की कमी है, बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा और थोड़ा ये पैटर्न समझने की कोशिश करो। 2018 में एक प्रश्न यूपीएससी ने मेंस में पूछा था, एक विशेष प्रकार के टैक्स या कर के बारे में, कैपिटल गेन टैक्स या पूंजी आहरण कर के बारे में प्रश्न था। अब देखो जरा कि टैक्स का टॉपिक आपने किस कैटेगरी में लिखा है, प्रारंभिक परीक्षा आधारित मुद्दों में लिखा है ना। अब इस हिसाब से तो ये थ्योरी मेरी फेल हो रही है, लेकिन 2018 में उस टैक्स के बारे में जो प्रश्न यूपीएससी ने पूछा, क्यों पूछा? आप 2018 का बजट देखिएगा, उस 2018 के बजट में उसी टैक्स के प्रावधानों में कई सारे फेरबदल किए गए थे और उन्हीं फेरबदल के बारे में वो प्रश्न था। तो अब 2018 का जो मेंस लिख रहा है और जिसने बजट ही नहीं पढ़ा, तो अब इसमें फैकल्टी या इंस्टीट्यूट की कोई दिक्कत नहीं है। 2018 का मेंस लिखने वाला वो बजट अनाउंसमेंट पढ़ के ही बैठा होगा और अगर ये प्रश्न आया होगा तो उसके लिए इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं होगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको देता हूं। 2021 में आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोविड-19 आया था तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी सरकारों के जो टैक्स या कर के राजस्व थे उसमें भारी गिरावट आई थी। आर्थिक गतिविधियां बंद हो चुकी थी, बिजनेस हो ही नहीं रहा था। तो जीएसटी हालांकि अभी हमें पढ़ना है, लेकिन जीएसटी में एक प्रावधान है क्षतिपूर्ति उपकर, कंपेंसेशन सेस, जिसकी व्यवस्था के जरिए राज्यों को केंद्र सरकार फंड देती है उनके रेवेन्यू में अगर कोई गिरावट आती है तो। अभी ये बिल्कुल भी लोड मत लेना कि ये सब क्या है, बस आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। 2021 में भारत के जितने भी राज्य सरकार थे, कई राज्यों ने केंद्र सरकार से लगातार ये मांग की कि आप हमें उस सेस के फंड में पड़ा हुआ पैसा दीजिए, क्योंकि हमारा जो राजस्व है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है रेवेन्यू कोविड-19 के दौरान। पूरे साल के 8 से मैं कह सकता हूं कि 6 से 8 महीनों के पूरे दौर में 2020-21 का जो साल बीता है, 6 से 8 महीने तक लगातार न्यूज़पेपर में वो विषय चर्चा का विषय बना रहा। 6 से 8 महीने का मतलब कि हर महीने की किसी न किसी मैगजीन में आपको वो कंटेंट, उस पर आधारित जानकारी मिली होगी। किसी मैगजीन में वो विषय जनवरी माह में आ गया होगा तो किसी में मार्च में, लेकिन आया जरूर होगा। 2021 के मेंस में देखना उसी पर संबंधित एक प्रश्न था। तो मेरे कहने का पर्पस सिर्फ इतना है, जो आप लोगों से मेरी गुजारिश भी है कि आप जानबूझकर अपना वर्कलोड मत बढ़ाइए। जो सिलेबस आपको मैंने दिया है उस सिलेबस के दायरे में रहकर आप अपनी कुशलता को और बेहतर कीजिए, ताकि कम समय में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। करंट अफेयर मैं पहली क्लास से ही बोल रहा हूं, अगर करंट अफेयर पे आप काम नहीं कर रहे हैं तो इकोनॉमी जैसे विषय को दुनिया की कोई फैकल्टी आके आपके साथ डिस्कस कर ले, आप कभी भी इस विषय में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। क्लासेस जब तक चलेंगी, हर विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के मुद्दे होंगे वो मैं हर टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा, बट क्लास या बैच खत्म होने के बाद की जिम्मेदारी आपकी होगी। करंट अफेयर को लेकर आप सभी अपने आप में फ्री हैं कि आप किस स्टडी मटेरियल को फॉलो करना चाहते हैं। नॉर्मली लोग करंट अफेयर को लेकर भी दूसरों से सजेशन मांगते हैं कि क्या पढ़ा जाए, कौन सी मैगजीन पढ़ी जाए। ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि देखिए, करंट अफेयर का रोल इतना बढ़ चुका है कि ये बहुत हद तक संभव है, और ये मैं आइडियलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में बहुत हद तक संभव है कि बिना किसी किताब से, अगर आपने डायनामिक मटेरियल को पढ़ के करंट अफेयर के साथ आप एग्जाम में बैठे हैं तो कई सारे प्रश्नों को आप लिख ले जाएंगे बिना कुछ किताबी ज्ञान के। इट इज पॉसिबल। इस समय का जो पैटर्न है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस आपकी होनी चाहिए। लेकिन इसका अपोजिट, यानी कि बिना कुछ डायनामिक इंफॉर्मेशन के केवल किताब पढ़ के आप इस एग्जाम में बैठे हैं इकोनॉमी के प्रश्नों को अटेम्प्ट करने, एक प्रश्न भी लिख पाओ उसकी गुंजाइश बहुत ही कठिन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि करंट अफेयर पे जितना आप अपना कमांड मजबूत करें वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है। करंट अफेयर को किस मैगजीन और कहां से पढ़ें ये आपका अपना निर्णय है, इसमें मैं अपनी तरफ से कोई सजेशन नहीं दूंगा। रीजन भी, आप सभी ग्रेजुएशन में, एक आपको एग्जांपल देता हूं, ग्रेजुएशन में हर विषय के कई ऑथर्स की किताबें होती हैं। कभी पूछते हो अपने सीनियर से कि किस ऑथर की किताब पढ़ी जाए, तो आपका सीनियर बताता है कि ऑथर ए, लेखक ए की वो किताब पढ़। बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मैं दे रहा हूं। आप देखते होंगे कि उस ऑथर ए की किताब खरीद के लाते हो, लेकिन जब पढ़ना शुरू करते हो तो कुछ घुसता नहीं है। लेकिन उसी ऑथर ए की किताब आपका सीनियर पढ़ता है और उसको चीजें समझ में आती है और उसने आपको रेकमेंड किया है। ये क्या प्रॉब्लम है? इसको कहते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम। मतलब कि एक ही जानकारी को मैं जिस लैंग्वेज में कहूंगा, हो सकता है कि कुछ को वो बात समझ में आए, कुछ को वो बात समझ में ना आए। वही चीज आप अपनी लैंग्वेज में कहेंगे तो हो सकता है कि जिसको मेरी बात समझ में ना आए उसको आपकी बात समझ में आ जाए। किताबों में भी, स्टडी मटेरियल में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हम करते क्या है कि दूसरों को देखकर हम कॉपी पेस्ट करते हैं कि यार सामने वाला स्टडी मटेरियल ए से पढ़ रहा है करंट अफेयर, और थोड़ा आपको दिखता है कि वो थोड़ा सीरियस कैंडिडेट है, थोड़ा स्मार्ट है, थोड़ा परफॉर्म करने वाला है, तो अब आप उसके उस कार्य शैली में फंसते जाते हैं और आप उसी के मटेरियल को फॉलो करने की आदत डालते हो। बट प्रॉब्लम क्या होगी, कई बार आप ऐसा फील करोगे कि उसमें लिखी हुई बहुत सारी बातें आपके दिमाग में घुसी नहीं रही, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि सामने वाला पढ़ रहा है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप ये पाओगे कि जो दूसरा कैंडिडेट है उसने अपने हिसाब से एक सजेशन आपको दिया, आप उस चीज में फिट नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती उसे कर रहे हैं। तो 10 करंट अफेयर के इन्फॉर्मेशन है, मैगजीन्स हैं, आपको जो चीज जिस मैगजीन से आसानी से समझ में आ रही है उस पर आप काम कीजिए। ये बस मैं आपसे कहूंगा, कौन सी समझ में आ रही है, आपका सजेशन क्या है, आपका विकल्प क्या है, वो आप खुद तय कीजिए। फाइन। तो ये एक सिलेबस और स्टडी मटेरियल को लेकर कुछ जानकारियां थी। इस इकोनॉमी के सब्जेक्ट को हम शुरू कैसे करेंगे, देखिए यूपीएससी के बैच की मैं शुरुआत करता हूं जानबूझकर इस इकोनॉमी के सिलेबस का जो सबसे लंबा टॉपिक है वहां से, और वो आपके मेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, कृषि क्षेत्र, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर, इस विषय से आपके पूरे सिलेबस का सबसे लंबा टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपको बार बार प्रश्न मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या मान के चलिए कि औसतन 2 होगी। मेंस में भी, प्री में भी आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इस टॉपिक से हम शुरुआत कर रहे हैं, भारत का कृषि क्षेत्र। भारत का कृषि क्षेत्र
मेन टॉपिक है। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम आएंगे अपने नॉर्मल नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के विषय पे, और एक के बाद एक टॉपिक हम उठाएंगे। देखिए, कृषि क्षेत्र भारत का क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी चर्चा के लिए मैं पहले एक बैकग्राउंड बना रहा हूं। बैकग्राउंड क्या है ये देखिए। भूमिका के तौर पे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही मूलभूत शब्द के साथ, जिस शब्द का नाम है आर्थिक गतिविधि या इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक गतिविधि या इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, अर्थशास्त्र की यदि बात की जाए, इकोनॉमिक्स की यदि बात की जाए, तो अर्थशास्त्र को कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। यानी कि अर्थशास्त्र के इस विषय की जो सबसे फंडामेंटल या मूलभूत गतिविधि मानी जाती है वो है आर्थिक गतिविधि। अब प्रश्न ये उठता है कि आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी गतिविधि आर्थिक गतिविधि है या नहीं है। तो इसके लिए हम दो शर्तों की बात करते हैं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। आर्थिक गतिविधि का तात्पर्य, आर्थिक गतिविधि का तात्पर्य उन समस्त गतिविधियों से है, उन समस्त गतिविधियों से है जहां, उन समस्त गतिविधियों से है जहां किसी वस्तु या सेवा का, जहां किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन एवं वितरण, वस्तु या सेवा का उत्पादन एवं वितरण, वस्तु या सेवा का उत्पादन एवं वितरण का कार्य, उत्पादन एवं वितरण का कार्य संचालित या क्रियान्वित किया जाए, क्रियान्वित किया जाए। देखिए, इस स्टेटमेंट में दो तीन शब्द हैं, मैं केवल मौखिक रूप से उन शब्दों की बात करता हूं। उत्पादन या प्रोडक्शन, आर्थिक गतिविधि में पहला जो फंक्शन हमें देखना है वो क्या है, उत्पादन। उत्पादन किस चीज का, तो या तो किसी वस्तु का उत्पादन या किसी सेवा का उत्पादन। ये दोनों के दोनों शब्द कई दफा हम प्रयोग में लाते हैं। वस्तु या सेवा के बीच का फर्क मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। वस्तुओं की बात की जाए तो वस्तुओं को क्या कहते हो कि वस्तुएं जो होती हैं वो दृश्य होती हैं, उनका अपना एक भौतिक स्वरूप होता है, हाँ या ना। लेकिन सेवाओं की यदि बात की जाए तो सेवाएं क्या होती हैं, अदृश्य होती हैं, जिनकी हम केवल अनुभूति कर सकते हैं, उनका अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे इस क्लासरूम में जो इंफॉर्मेशन या जानकारी आप तक पहुंच रही है मेरे जरिए, वो उदाहरण किस चीज का है, सेवा का, सर्विस का। और बाकी की बहुत सारी चीजें जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, ये कैमरा, ये मॉनिटर, इनको आप क्या कहेंगे, वस्तु। तो आर्थिक गतिविधि में पहला टास्क जो है वो क्या है कि किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन हो, और फिर उत्पादन के बाद आप दूसरी एक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और वो है क्या, वितरण। अब देखो, इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पूरी इकोनॉमी में एक जो सबसे बड़ा फैक्टर बार बार परेशान करेगा वो मैं पहले ही बताऊं। कई सारे ऐसे शब्द आपके सामने आएंगे जिन शब्दों को आप अपने आम जीवन में अलग तरीके से समझते हो, लेकिन उन शब्दों का मतलब इकोनॉमिक्स के क्लासरूम में कुछ दूसरा हो। इसका पहला डिमॉन्स्ट्रेशन है ये शब्द जो आपके सामने है, वितरण। नॉर्मली हम अपने डे टू डे लाइफ में वितरण शब्द का मतलब क्या मानते हैं कि किसी चीज को कुछ लोगों में बांटना। सामान्य तौर पे हम कई दफा ये शब्द सुनते हैं कि कुछ नेता आते हैं, कुछ कंबल का वितरण कर रहे हैं, यानी कि वितरण शब्द को हम एक सहायता या वेलफेयर की नजर से देखते हैं। लेकिन यहां पर आर्थिक गतिविधि के परिप्रेक्ष्य या कॉन्टेक्स्ट में वितरण शब्द का मतलब बार बार मैं कहूंगा ध्यान रखना, इसका मतलब आप क्या निकालेंगे, विक्रय। यानी कि जिस चीज का उत्पादन हुआ है उसको बाजार में ले जाकर बेचना। वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन शब्द का मतलब यहां पर ये है, आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो। वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन शब्द का मतलब आप क्या निकालोगे, जिस चीज का भी उत्पादन हुआ है उसका बाजार में विक्रय। तो आर्थिक गतिविधि को आप इन दो तरीके के फंक्शन या कार्यों के रूप में परिभाषित करेंगे। जहां कहीं भी किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन और वितरण होते हुए आपको दिखेगा, आप कहेंगे कि उस स्थान पर एक आर्थिक गतिविधि का संचालन हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे इस ध्येय आईएएस के मंच पे देखिए आप कि एक आर्थिक गतिविधि का संचालन किया जा रहा है। कैसे, एक सेवा का उत्पादन प्रोडक्शन ध्येय आईएएस की टीम कर रही है, और आप सभी को यह सेवा क्या की जा रही है, बेची जा रही है, फीस दे रहे हो ना। तो आपने क्या देखा कि यहां पर एक सेवा का क्या हुआ, उत्पादन और वितरण। तो आप कह सकते हो कि इस ध्येय आईएएस पर एक आर्थिक गतिविधि का संचालन हो रहा है। आप ध्येय आईएएस से हटके थोड़ा जाइए, आप रोड पर कई तरीके के शोरूम देख रहे हो, रेस्टोरेंट देख रहे हो। हर रेस्टोरेंट में, हर शोरूम में आप कह सकते हैं कि एक आर्थिक गतिविधि का संचालन हो रहा है। या तो किसी वस्तु का उत्पादन वितरण होता होगा या किसी सेवा का। वितरण शब्द को लेकर बस आपको श्योर रहना है, वितरण का मतलब भूल कर भी डिस्ट्रीब्यूशन से मत निकालना। वितरण शब्द का मतलब है बाजार में ले जाकर वस्तु को या सेवा को बेचना। अब आप जरा मुझे ये बताइए अपने व्यवहारिक जानकारी का प्रयोग करके कि कोई भी व्यक्ति हम आप जैसा या व्यक्तियों का कोई समूह, कुछ भी मान लो, वो आर्थिक गतिविधि या इकोनॉमिक एक्टिविटी का संचालन क्यों करेंगे? ऐसे ही तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलेगा ना। उत्पादन और वितरण करने के पीछे उनकी मंशा क्या होगी, प्रॉफिट, लाभ का अर्जन। तो हर आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य आपसे कोई पूछे, उद्देश्य के रूप में आप क्या जवाब देंगे, लाभ का अर्जन, प्रॉफिट जनरेशन, ऑब्जेक्टिव। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस रास्ते पे चला जाता है, मतलब जो काम किया जाएगा, वो काम क्या है, उत्पादन और वितरण। किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करो, वितरण करके कुछ ना कुछ लाभ अर्जित करने की कोशिश करो। ये आर्थिक गतिविधि का हम उद्देश्य मानते हैं। लिख लीजिए पॉइंट, प्रत्येक आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य, प्रत्येक आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य, प्रत्येक आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य लाभ का, प्रत्येक आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य लाभ को सुनिश्चित करना होता है, लाभ को सुनिश्चित करना होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है, हालांकि यह जरूरी नहीं है कि
हालांकि यह जरूरी नहीं है प्रत्येक आर्थिक गतिविधि में निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त ही हो, प्रत्येक आर्थिक गतिविधि में निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त ही हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं इसका मतलब आप उद्देश्य को ध्यान में रख के कोई काम करें तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो उद्देश्य आपका प्राप्त ही हो जाए, लेकिन आर्थिक गतिविधि अगर संचालित करोगे तो उद्देश्य आपका हमेशा होगा कि कुछ ना कुछ लाभ का अर्जन किया जाए। ये अलग बात है कि वास्तविकता में भले आपको हानि झेलनी पड़ जाए, लेकिन उद्देश्य क्या होगा? लाभ का अर्जन। अच्छा, अब देखिए, आप किसी भी एक लोकेशन को, आप इस डायमेंशन को समझिए पहले, किसी भी एक लोकेशन या क्षेत्र को आप अपने दिमाग में लाइए, कोई भी लोकेशन, ये आपके दिल्ली का मुखर्जी नगर भी हो सकता है एक क्षेत्र, पूरी की पूरी दिल्ली भी हो सकती है, या पूरा का पूरा कोई एक राज्य भी हो सकता है जैसे यूपी, या पूरा का पूरा एक देश भी हो सकता है, या कोई एक महाद्वीप भी हो सकता है, या पूरा विश्व भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। किसी भी एक क्षेत्र को जब आप अपने दिमाग में बैठाएंगे और उस क्षेत्र में आप पाएंगे कि तमाम प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का संचालन हो रहा होगा, तो उन सारी आर्थिक गतिविधियों का उस दिए गए क्षेत्र में संचालित हो रही विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का जब आप एक सामूहिक प्रस्तुतिकरण देंगे, सामूहिक प्रस्तुतिकरण कैसे दोगे? तो एग्जांपल के तौर पे सुनो, जैसे कि आप लोग सुनते हो कि इस राज्य में इतने मूल्य का उत्पादन हो रहा है, इस राज्य की जीडीपी इतने रुपए की है, सुनते हो ना ये सब? तो ये जो जानकारियां आप सुनते हैं, ये जानकारियां हैं क्या? आप इन जानकारियों के नाम पर उस दिए गए स्थान की आर्थिक गतिविधियों के बारे में एक सामूहिक जानकारी या इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, और उसी जानकारी को मैं कह रहा हूं क्या एक दिए गए स्थान की विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का सामूहिक प्रस्तुतिकरण, कलेक्टिव प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? उस स्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सारे शब्द सुनते हैं ना। इकोनॉमी शब्द का क्या मतलब है? अर्थव्यवस्था शब्द का क्या मतलब है? आप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था या हरियाणा की अर्थव्यवस्था या कर्नाटक की अर्थव्यवस्था, ऐसे शब्दों के नाम पर आप क्या बताते हैं, क्या पढ़ते हैं? आप एक ही चीज के बारे में पढ़ते हैं क्या? उस दिए गए राज्य में विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही होती हैं, उनके बारे में आप एनालिसिस करते हो और उस एनालिसिस के माध्यम से कोई ना कोई एक जानकारी प्रदान करने की कोशिश करते हो। तो हमने क्या देखा? आर्थिक गतिविधि शब्द देखा, और एक स्थान पर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही होती हैं, उसका सामूहिक प्रस्तुतिकरण हमने किस रूप में समझा? उस स्थान की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अब एक स्थान में, अब इसको गौर से समझना, किसी भी एक स्थान पे, वो स्थान का मतलब आपके ऊपर, वो देश भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, विश्व भी हो सकता है। तो किसी भी एक दिए गए स्थान पर जो तमाम प्रकार की आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही होती हैं, जिनको सामूहिक तौर पे आप उस स्थान की क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो किसी भी एक स्थान की अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही होती हैं, उन सभी आर्थिक गतिविधियों को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों। एक दूसरे से मिलती जुलती कुछ विशेष प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का समूह उस दिए गए स्थान के अर्थव्यवस्था का क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र। ये सारे शब्द आप सुनते हो अपनी लाइफ में। अब कहने के लिए हम केवल डेटा पढ़ते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, बट प्राथमिक क्षेत्र शब्द का मतलब क्या है? तो मैंने अभी क्या बताया कि एक विशेष प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जो एक दूसरे से मिलती जुलती है, उनका समूह दिए गए अर्थव्यवस्था का एक सेक्टर कहलाता है, जिसको मैं नाम दे दिया क्या? प्राथमिक क्षेत्र। कुछ दूसरे प्रकार की एक दूसरे से मिलती जुलती आर्थिक गतिविधियों का समूह, वो अर्थव्यवस्था का माध्यमिक या द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। और फिर कुछ अलग प्रकार की एक दूसरे से मिलती जुलती आर्थिक गतिविधियों का समूह उसी स्थान की अर्थव्यवस्था का क्या कहलाता है? तृतीय क्षेत्र। अब दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो? इफ डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का कुल योग इज इक्वल टू डी। डी शब्द को मानो अर्थव्यवस्था, ए को मानो प्राथमिक क्षेत्र, बी को मानो माध्यमिक क्षेत्र, सी को मानो तृतीय क्षेत्र। तो किसी स्थान की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीय क्षेत्र की तमाम आर्थिक गतिविधियों का समूह उस स्थान का क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे तय करेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाए, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाए? लिखना मत, एक शीट आपको अभी मिलेगी, उसमें सब बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, बस समझ लीजिए। मेरा मेन पर्पस कृषि को शुरू करना है, बट ये भूमिका है एक तरीके से। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में हम उन सभी आर्थिक गतिविधियों को रखते हैं, शामिल करते हैं, जहां पर किसी प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करते हुए, प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हुए कोई ना कोई उत्पादन, या आप कह सकते हो कि वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता हो। वाणिज्यिक उत्पादन का मतलब हुआ उत्पादन के बाद क्या होना है? वितरण। वाणिज्यिक शब्द का मतलब क्या होता है? लाभ अर्जित करने की नियत से कोई काम करते हो तो उस काम को क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कार्य कर रहे हो। ठीक है, आप फ्री में किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठा के वाणिज्यिक कार्य नहीं कर रहे हो, लेकिन उसी को छोड़कर आप अगर उससे पैसा लेने लगे, मतलब आपका वही कार्य क्या हो गया? वाणिज्यिक नियत। तो उत्पादन करके कुछ बेचने की नियत से उत्पादन कर रहे हो, तो उसको केवल उत्पादन ना कहकर मैं क्या कह रहा हूं? वाणिज्यिक उत्पादन। तो अगर आप किसी वाणिज्यिक उत्पादन में, जो कि आर्थिक गतिविधि का ही एक हिस्सा है, तो किसी वाणिज्यिक उत्पादन में अगर आप प्राकृतिक संसाधन का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र का हिस्सा मानी जाएगी? प्राथमिक क्षेत्र। उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, कृषि। किसान कृषि के कार्य में क्या कर रहा है? मिट्टी का, पानी का, हवा का, आर्द्रता का प्रयोग कर रहा है, और ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। उनका प्रयोग करके वो कुछ उत्पादन कर रहा है, और फिर उत्पादन के बाद क्या करेगा? वितरण करेगा। तो इसलिए हमने कृषि को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा मान लिया? प्राथमिक क्षेत्र। इसी तरीके से माध्यमिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां कौन सी आती हैं? जहां पर किसी एक वस्तु का प्रयोग करके, किसी एक वस्तु का या एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग करके कोई दूसरी वस्तु का उत्पादन किया जाए, और इस उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष प्रयोग ना हो। प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष प्रयोग ना हो। एग्जांपल के तौर पे आप फैक्ट्री का नाम सुनते हो ना?
कपड़े बनाने की फैक्ट्री, खाने पीने वाली वस्तुओं की फैक्ट्री, उसमें हो क्या रहा है? सोचो, कई सारी वस्तुओं का प्रयोग करके कोई एक अन्य वस्तु बनाई जा रही है। तो उस कार्य को, उस आर्थिक गतिविधि को आप किस क्षेत्र का हिस्सा मानेंगे? माध्यमिक क्षेत्र। अब देखिए दिमाग में कंफ्यूजन क्या है, सुन लेना केवल। प्राथमिक क्षेत्र में भी मोर और लेस यही काम हो रहा है। किसान भी तो यही कर रहा है ना कि कुछ वस्तुओं का प्रयोग करके कोई दूसरी वस्तु बना रहा है। अरे उर्वरक, फर्टिलाइजर, बीज, ये सब वस्तु ही है ना, उनको खेतों में डाल रहा है और वो अनाज को काट रहा है, वो तीसरी वस्तु हो गई। माध्यमिक क्षेत्र में भी यही बात मैं कह रहा हूं कि कुछ वस्तुओं का प्रयोग करके एक दूसरी या नई वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है माध्यमिक क्षेत्र में। लेकिन कौन सा एंगल मिसिंग है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष प्रयोग। ये जो शब्द है, ये प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र के बीच का डिफरेंस बताता है। माध्यमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज, इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन, इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन मानवीय गतिविधियों के नियंत्रण में होता है। प्राथमिक क्षेत्र में ऐसा नहीं है। किसान केवल खेत में बीज डाल रहा है, सिंचाई कर देगा, उर्वरक डाल देगा, लेकिन वो छोटा सा बीज अनाज में परिवर्तित होता है प्राकृतिक घटनाओं के जरिए। लेकिन फैक्ट्री में जो उत्पादन हो रहा है, फैक्ट्री में वो उत्पादन किसके नियंत्रण में हो रहा है? मानवीय परिश्रम के नियंत्रण में। ये दूसरा सबसे बड़ा अंतर है प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में। और रही बात तृतीय क्षेत्र की, तो इसमें कुछ भी आपको याद नहीं करना है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, हिंट आपको मिल गया होगा। तृतीय क्षेत्र में उन सारी आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जहां किसी सेवा का उत्पादन और वितरण, चाहो तो लिख सकते हो। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये सब मिसलेनियस इंफॉर्मेशन लिखते जाइए। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तथा जहां सेवा क्षेत्र भी कहते हैं जहां सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण, जहां सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण का कार्य संचालित होता है, वितरण का कार्य संचालित होता है। इसमें आप एक और जानकारी नोट करके चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए, मैं बार बार जिन दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, एक शब्द उत्पादन और दूसरा शब्द वितरण। किसका उत्पादन वितरण? या तो वस्तु का या तो सेवा का। वस्तुओं का जो उत्पादन और वितरण है वो एक साथ संचालित नहीं होता है। वस्तुओं के केस में क्या पाओगे कि पहले उनका उत्पादन होगा और उत्पादन जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर शुरू होगा उनका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। सेवाओं के केस में ये दोनों काम एक साथ होता है। आप एग्जांपल के तौर पे इस क्लासरूम को फिर से देखिए। मैंने एक तरफ से सेवा का उत्पादन किया और उत्पादन के साथ साथ सेवा का क्या हो रहा है? आप सभी ग्राहक हैं ना, फीस आपने पे किया, कि सेवा का क्या हो रहा है? वितरण हो रहा है। वस्तुओं के केस में उत्पादन और वितरण दोनों कार्य एक साथ संचालित नहीं होते। फैक्ट्री में पहले वस्तु बनती है, चाहे खेतों में अनाज का पहले उत्पादन होता है, फिर उसके बाद वो जो वस्तु है वो वितरण के लिए बाजार में पहुंचती है। तो ये ध्यान आप नोट करके ये पॉइंट लिख लो। वस्तुओं के संदर्भ में, वस्तुओं के संदर्भ में, वस्तुओं के संदर्भ में उनके उत्पादन, वस्तुओं के संदर्भ में उनके उत्पादन एवं वितरण को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। उत्पादन एवं वितरण को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है, लेकिन सेवाओं के संदर्भ में ये दोनों कार्य एक साथ संचालित होते हैं। ये दोनों कार्य एक साथ संचालित होते हैं। एक साथ संचालित होते हैं। अब देखिए, ये जितनी भी जानकारियां मैंने आप लोगों को दी, आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन अब तक हम देख रहे हैं। देखिए, अब इस पे आधारित कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं जिससे पूछ रहा हूं उस प्रश्न का जवाब देंगे, सुनना सभी लोग। चलो पहले आप जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, ठीक है? और इसी क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लगेगा कि इकोनॉमी में मजे के साथ इकोनॉमी पढ़ना संभव है क्या, या कुछ फोकस होने की जरूरत है। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक व्यक्ति, आप क्वेश्चन सुन रही हैं, आपसे क्वेश्चन है, जी हाँ, एक व्यक्ति है, वो एक इसी तरीके की कोचिंग कुछ गरीब बच्चों को मुफ्त में दे रहा है, ठीक? यानी कि कोचिंग का मतलब एक सेवा का वो क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है। उस व्यक्ति का वो कार्य इन तीनों में से किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि माना जाए? जिससे पूछ रहा हूं, जवाब होते सोचे सभी लोग, सोचो। आप बताओ जरा। हाँ, तृतीय क्षेत्र। क्यों? अच्छा, आप बताइए, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? क्यों नहीं है? आर्थिक गतिविधि का मतलब मैंने लिखवा भी दिया है। वेट, एक मैंने तो खुल के बोला मेरे दोस्त कि लाभ हो ये गारंटी थोड़ी है। उद्देश्य वाले लाभ होता है, लेकिन ये गारंटी तो है नहीं कि लाभ ही होगा। ये आपने लिखा भी है। समझ में आप कहां पे गलत बोल रहे हैं? जस्टिफिकेशन आपका कहां पे गलत है? और कोई अपना ओपिनियन देना चाहेगा? आप बताइए, सबसे पीछे बैठे तृतीय होगा, एक सेवा का है। इस प्रश्न का हाँ, क्यों? उद्देश्य ही नहीं है, मतलब वितरण नहीं हो रहा है, ये बोलो। समझ में आया कुछ? मैंने इस क्वेश्चन में केवल क्या कहा? उत्पादन मुफ्त का मतलब कि वो वितरण नहीं कर रहा है, और जब वितरण ही नहीं हुआ तो उसे आर्थिक गतिविधि कहोगे क्या? और ये जो विभाजन हमने किया है प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक, ये किसका विभाजन किया है? आर्थिक गतिविधियों का। तो जब कोई गतिविधि आर्थिक गतिविधि रही ही नहीं, तो कैसे उसको आप तृतीयक या माध्यमिक क्षेत्र का हिस्सा कह सकते हैं? इसको कहते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना, और यूपीएससी का प्रीलिम्स यही है। ऐसे कई छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे मैं बार-बार पूछूंगा पूरे सेशन में। समझ में आया डिफरेंस? ओके। यानी कि यहां से एक मैसेज और हमें क्या मिलता है? एक मैसेज हमें ये भी मिलता है कि किसी एक गतिविधि का केवल नाम सुनकर हम नहीं कह सकते कि उसे आर्थिक गतिविधि कहा जाए या नहीं। एग्जांपल के तौर पे आपसे मान लो कि 2-3 तरीके की आर्थिक गतिविधियों का मैं नाम दे दूं। जैसे मान लो, सॉरी, गतिविधि का आर्थिक है या नहीं है गारंटी दे। जैसे कि मान लो मैंने कुछ नाम दे दिया, क्या? परिवहन, ठीक?
परिवहन के बाद मान लो मैंने लिख दिया बैंकिंग, कोचिंग भी लिख लो इसमें, और पूछा जाए कि इन तीनों में से किसे आर्थिक गतिविधि की संज्ञा देंगे आप, तो प्रश्न का क्या उत्तर दोगे? जिसमें इनकम होगा। अच्छा, हम भारतीय जो है वो पैसा कमाने के चक्कर में जाते रहते हैं। मैंने बार बार आप लोगों को ये बात कही, आप लोग उस लाभ के लालच या माया से क्यों नहीं बाहर हट रहे? लाभ अर्जित करना या इनकम होना गारंटी नहीं है, उद्देश्य है। इसको समझा करो। देखो, इसलिए इकोनॉमिक्स टफ लगती है, सच पूछो तो। हम व्यवहारिक जीवन में किताबों की बातों को अप्लाई नहीं कर पाते। इस पे जिस दिन आप कमांड हासिल कर लोगे, पूरे जीएस का सबसे आसान विषय आपको ये लगेगा। मैंने बार बार कहा, अभी भी फिर से दोहरा रहा हूं कि आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य तो होता है लाभ अर्जित करना, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आप हर बार उस उद्देश्य की प्राप्ति कर ही ले सकते। तो अगर उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाओगे तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि आपने आर्थिक गतिविधि नहीं की, फिर भी कहा जाएगा। कहने का मतलब है, हर एग्जाम देने वाला क्या क्रैक करता है क्या एग्जाम? तो जो क्रैक नहीं कर पाया तो क्या कहोगे कि उसने एग्जाम नहीं दिया? एग्जाम तो उसने भी दिया। अब बताइए, हाँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी तब आर्थिक गतिविधि नहीं कहोगे, और जब अच्छा इनकम नहीं होगा। अच्छा, वितरण करने के बाद भी देखिए, इसी को वर्ड प्ले कहते हैं। थोड़ा सा मैं 2 मिनट का समय ले रहा हूं। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अगर किसी उत्पाद का वितरण होगा तो उस वितरण की वजह से लाभ मिलेगा ही मिलेगा? इसकी भी गारंटी नहीं है। अच्छा देखिए, इनकम शब्द का प्रयोग करना सही नहीं है। फिर अब मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि बेचेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा आएगा, लाभ हो या ना हो ये आपका कहना है। तो उसको इनकम मत कहिए, उसको कहिए कि कुछ मुद्रा या मौद्रिक धनराशि की प्राप्ति हो रही है। ठीक, देखिए, इस प्रश्न में मैंने पूछा कि आर्थिक गतिविधि इन तीनों में से किसे कहा जाए। सच अगर इसका जवाब आप देखें तो आप इसका जवाब देंगे कि कोई एक निश्चित निष्कर्ष देना संभव नहीं है। अगर ऑप्शन में तो यार हाँ या ना में देना होगा, प्रथम दृष्टया आप कहां से लिखोगे उसमें? सोचो, आप लोग को यही मैं आदत डला रहा हूं। सोचिए, मैंने केवल नाम दिया ना, तो नाम दिया तो उसमें तो हर विकल्प खुला है। जैसे परिवहन का ले लो, तो परिवहन में अगर आप परिवहन की सेवा देकर कुछ ग्राहकों से पैसा वसूल रहे हैं तो वितरण की आपने आर्थिक गतिविधि है। लेकिन आपने ये भी तो देखा होगा ना कि कई लोग मुफ्त में परिवहन की सेवा देते हैं, तो वही परिवहन का काम उस दूसरे केस में आर्थिक गतिविधि नहीं है। यानी कि केवल गतिविधि का नाम देकर आपसे कोई निश्चित राय नहीं ली जा सकती जब तक कि ये क्लियर ना किया गया हो कि वितरण उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जब तक वितरण को लेकर कोई जानकारी नहीं है, आप कोई निश्चित निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। इज इट ओके? तो ये आर्थिक गतिविधियों को लेकर एक चर्चा थी। हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ, अगर सेवा है तो बिल्कुल आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। बैंकिंग, परिवहन और कोचिंग तीनों द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है, क्योंकि तीनों में सेवा का ही उत्पादन, और अगर वितरण होगा तो वितरण होगा। वो एक अलग मुद्दा है, वो इंटरेस्ट लेती है, मतलब वही सेवा बेच रही है, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, सेवा का ही तो उत्पादन कर रही है ना। बैंक जो है आपको बैंक वस्तु के उत्पादन के कार्य में नहीं संलग्न है। बैंक जो है वो एक सेवा का उत्पादन और वितरण कर रहा है, जिसको बैंकिंग सेवा कह रहे हैं। कोचिंग में भी यही देखना है, सेवा का उत्पादन वितरण, परिवहन में भी वही। तो अगर वितरण होगा तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तृतीय क्षेत्र का हिस्सा होगा। हाँ हाँ, ऐसा देखिए, बैंकिंग पढ़ेंगे, कई सारी बैंकिंग सुविधाएं, आप लोगों में से शायद आपने नाम सुना होगा, इस्लामिक बैंकिंग का एक मॉडल है। इस्लामिक बैंकिंग सबसे शानदार उदाहरण है फ्री ऑफ कॉस्ट बैंकिंग सेवा, जिसमें दिए गए ऋण पर कोई ब्याज ही नहीं लिया जाता, केवल मूलधन जो दिया जा रहा है वो वापस करो। इस्लामिक बैंकिंग जो है वो ब्याज रहित बैंकिंग का मॉडल है। आपको ऋण देगा बैंक तो उस पर नहीं ब्याज मिलेगा, और ना ही जो आप जमा कर रहे हैं उस पर आपको ब्याज मिलेगा। दूसरी चीज यहां पर हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि बैंक जो सेवा आपको दे रहा है उसके बदले में आपसे जो पैसा लेगा, ये हमारी चर्चा का संदर्भ है, ना कि आपको जो वो ब्याज दे रहा है वो पैरामीटर है। बैंकिंग की सेवा आप बैंक को नहीं देंगे ना, बैंक आपको देगा, तो उसके बदले में वो आपसे धन ले रहा है या नहीं उस सेवा का। प्रश्न की चर्चा का संदर्भ ये होना चाहिए, ठीक है। तो बैंक जो सेवा आपको देता है, चाहे वो जमा राशि स्वीकारने की सेवा हो, ऋण प्रदान करने की सेवा हो, और तमाम तरीके की दूसरी सेवाएं, उसका अगर वो चार्ज आपसे ले रहा है मतलब वितरण है, यानी कि उसे आर्थिक गतिविधि कहोगे, और अगर नहीं ले रहा है तो वो आर्थिक गतिविधि का हिस्सा नहीं। सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए, हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं सबसे कह रहा हूं। मेरी पूरी चर्चा का मैसेज यही है कि वितरण अगर होगा तो उसे आप आर्थिक गतिविधि कहेंगे, अन्यथा वो आर्थिक गतिविधि नहीं है। और वितरण होने का कतई ये गारंटी नहीं है कि लाभ होगा ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वितरण कहां होता है, इसका भी जवाब दे दूं फिर आगे बढ़ते हैं। वितरण कहां होगा वस्तु का या सेवा का? बाजार में ही होगा ना। तो बाजार में मतलब जो ग्राहक खरीदेंगे तो किस रेट या दर पर खरीदेंगे, उसमें बहुत सारे फैक्टर अपनी भूमिका निभाते हैं। एक फैक्टर होगा कि जो बेच रहा है वो कितना आपसे लेना चाहता है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो चीज वो बेच रहा है, वितरित कर रहा है, उसकी बाजार में कितनी मांग है और कितनी आपूर्ति है। अब उस वस्तु की मांग और आपूर्ति के बीच का तालमेल भी उसका कीमत तय करता है। ये कोई बहुत बड़ी बात तो मैं नहीं बता रहा हूं, देखो ना, मांग बढ़ती है तो मूल्य क्या होने लगता है, बढ़ जाता है। तो वस्तु किस रेट पर बिकेगी या सेवा, ये उसको बेचने वाला एक मूल्य तय करता है, और वो जो मूल्य तय करेगा, स्वाभाविक सी बात है कि वो ऐसा मूल्य तय करेगा जिससे कि उसको प्रॉफिट हो। लेकिन वही मूल्य उसको मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है। कम मिलेगा तो वो हानि की स्थिति में जाएगा, ज्यादा मिलेगा तो वो और लाभ की स्थिति में जाएगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक ओवरव्यू था, इसको लेकर परेशान मत होना। आर्थिक गतिविधि का मतलब समझ लो, ये मेरा पर्पस था, ठीक है। और इस चर्चा से अब एक निष्कर्ष हमने ले लिया कि कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र की। लिखिए जरा, अगली लाइन से लिखेंगे, कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि है। कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि है। कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, फुल स्टॉप करके आगे लिखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कृषि को, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कृषि को भारतीय
भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुरज्जु, इसको ऐसे लिखना, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुरज्जु, या इंग्लिश में लिखना चाहो तो बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की संज्ञा दी जाती है, की संज्ञा दी जाती है, की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि दी जाती है कॉमा क्योंकि, और क्योंकि करके फिर डैश करो और पहला पॉइंट लिखो, क्योंकि डैश फर्स्ट पॉइंट। वर्ष 2021-22 वर्ष 2021-22 की स्थिति के अनुसार देश में सृजित हो रहे सभी रोजगार या स्वरोजगार अवसरों में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 45% की है। कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 45% की है, 45%। देखिए, यही जानकारी लिखेगा नहीं, सुनते जाइए बस। बिल्कुल यही जानकारी कुछ किताबों में आपको ऐसे लिखी हुई मिलेगी कि देश की कुल कार्यशक्ति का 45% हिस्सा कृषि क्षेत्र में संलग्न है। कार्यशक्ति शब्द का मतलब होता है ऐसे लोगों की संख्या जो या तो कहीं रोजगार कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, या कहीं स्वरोजगार को प्राप्त कर रहे हैं या क्रियान्वित कर रहे हैं। तो रोजगार प्राप्त एवं स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की कुल संख्या देश की क्या कहलाती है? कार्यशक्ति या वर्कफोर्स। तो देश में जितने भी रोजगार या स्वरोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं मौजूदा समय में, आंकड़े ये कहते हैं कि उनमें कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी अकेले कितनी है? 45% की। आज से कुछ वर्ष पहले अगर आप 2011 से 20 तक के दशक की बात करें तो ये हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा हुआ करती थी। कई किताबों में, पुरानी किताबों में आप पढ़ेंगे तो आपको ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा लगभग 60% का लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अभी हम कई सारे चैप्टर्स पढ़ना बाकी है, आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने अर्थव्यवस्था के माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र में जो नए रोजगार के अवसरों को सृजित किया है कई सारी योजनाओं के माध्यम से, उसकी वजह से कृषि क्षेत्र में जुटी हुई भीड़ का एक हिस्सा कृषि क्षेत्र से हटकर वो माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र के कार्य अवसरों से क्या हुआ है? जुड़ा है। और इसलिए अगर हम तात्कालिक आंकड़ों की बात करें तो ये जो हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की है, किस चीज में? कुल रोजगार या स्वरोजगार के अवसरों में ये हिस्सेदारी अब जाकर 45% पर आ पहुंची है, लेकिन अभी भी ये एक बड़ा आंकड़ा है। अन्य दो क्षेत्रों को मिलाकर 50 से 55% और अकेले कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 45%। इसी से संबंधित एक दूसरा और तथ्य लिखिए, दूसरा पॉइंट, देश की 60% से अधिक आबादी या जनसंख्या की आजीविका, 60% से अधिक आबादी की आजीविका का स्रोत, आजीविका का स्रोत या माध्यम भी लिख सकते हो, स्रोत या माध्यम देश का कृषि क्षेत्र है। देश का कृषि क्षेत्र है, देश का कृषि क्षेत्र है। देखिए, इसमें ये आजीविका शब्द का क्या मतलब है, इसको जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि कई लोग इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस नहीं बता पाते। ये दोनों स्टेटमेंट की क्या बातें हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, जैसे मान लो, एक एग्जांपल से समझो, मान लो कि ये कोई एक किसान का परिवार है। इस परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, A, B, C, D and E। इसमें जो सदस्य A है वो किसान है, वो खेतों में काम कर रहा है। तो कृषि क्षेत्र इस A व्यक्ति के लिए रोजगार का स्रोत माना जा रहा है, और A कृषि क्षेत्र में काम करके जो भी अपनी इनकम या आय प्राप्त कर रहा है, जो भी उसकी उसी इनकम पर बाकी के 4 लोगों की जरूरतें भी पूर्ण हो रही है। यानी कि जो कृषि क्षेत्र है वो A के लिए तो रोजगार का स्रोत है, लेकिन पूछा जाए कि आजीविका का माध्यम कितने लोगों के लिए है, तो पूरे के पूरे 5 लोगों के लिए। क्योंकि ये जो बाकी के 4 सदस्य हैं, मान लो कि इसमें से एक के बच्चे और एक की पत्नी है, तो इन चारों की जो भी आजीविकाएं की या जो भी जरूरतें हैं, वो जरूरतें कहां से पूर्ण हो रही है? इसी आय से। और ये आय किसको मिल रहा है? A को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि A इस कृषि क्षेत्र में क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, स्वरोजगार कर रहा होगा या रोजगार का कोई ना कोई कार्य संचालित कर रहा होगा। तो आजीविका के माध्यम की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए दूसरा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट रोजगार के स्रोत के तौर पे कृषि क्षेत्र का महत्व बताता है। इसी के आधार पर एक तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट, भारत का कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के उत्पादों हेतु एक स्वस्थ बाजार प्रस्तुत करता है। अतः यह आवश्यक होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के माध्यमिक एवं तृतीय क्षेत्र की स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु देश के कृषि क्षेत्र की क्रय शक्ति को
देश के कृषि क्षेत्र की क्रय शक्ति को ऑब्लिक कर लेना, क्रय शक्ति को ऑब्लिक आर्थिक स्थिति को, क्रय शक्ति को ऑब्लिक आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जाए, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जाए। देखिए ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी आर्थिक गतिविधि में जो कुछ भी उत्पादित या प्रोड्यूस होता है वो उत्पादन का कार्य आने वाले भविष्य में बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस उत्पाद या प्रोडक्ट की मांग कितनी है। आप इमेजिन करो कि अगर आप लोग डिमांड या मांग नहीं करते इस सेवा की, तो ये जो उत्पादन अभी हो रहा है ये उत्पादन भी नहीं होता। तो किसी भी आर्थिक गतिविधि के संचालन का या उत्पादन का एक बहुत बड़ा जो निर्धारक या डिटर्मिनेंट फैक्टर होता है वो होता है मांग। अब भारत की अर्थव्यवस्था में केवल कृषि क्षेत्र ही तो नहीं, अरे कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियां देश में संचालित हो रही है, सेवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां भी हैं, माध्यमिक क्षेत्र की भी हैं और कृषि क्षेत्र की भी, प्राथमिक क्षेत्र की। लेकिन जैसा कि आपने लिखा है कि देश की 60% से ज्यादा की जो आबादी है उसकी आजीविका का स्रोत क्या है, कृषि क्षेत्र। यानी कि जो कृषि क्षेत्र से कमाई हो रही है उसी कमाई का प्रयोग करके जो किसान का परिवार है वो अन्य क्षेत्रों के उत्पादों की मांग करेगा या नहीं करेगा। किसान के परिवार में जो टीवी लगी होगी, जो फ्रिज होगा, तो टीवी या फ्रिज किस क्षेत्र का प्रोडक्ट, माध्यमिक क्षेत्र। तो टीवी या फ्रिज जो किसान ने खरीदा है उसका पैसा किसान को कहां से मिल रहा है, कृषि क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार करके। उस किसान का बच्चा जाकर मान लो कि किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी फीस देने का पैसा भी किसान कहां से ला रहा है, अपने कार्य से यानी कृषि क्षेत्र से। तो कृषि क्षेत्र ने देश के अन्य क्षेत्रों के उत्पादों के लिए क्या किया, एक बाजार प्रस्तुत किया। और बाजार में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किसान परिवार अपनी आय का सृजन कर रहे हैं कृषि क्षेत्र से, उसी आय के आधार पर वो मांग कर रहे हैं किसका, अन्य क्षेत्रों के उत्पादों का, चाहे वो सेवा क्षेत्र का उत्पाद हो या माध्यमिक क्षेत्र का। तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र जो कहते हैं, और माध्यमिक क्षेत्र, इनकी स्थिति को बेहतर बनाना है, स्थिति को बेहतर बनाने का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और वितरण हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि इन क्षेत्रों के जो उत्पाद हैं उनकी मांग को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तभी तो उत्पादन को समर्थन मिलेगा। और मांग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को क्या किया जाए, बेहतर किया जाए, ताकि एक बड़ी तादाद की क्रय शक्ति क्या हो, बढ़े, और अन्य क्षेत्रों के उत्पादों की मांग भी क्या हो, बढ़े। और जब मांग बढ़ेगी तो अपने आप पाएंगे कि उत्पादन को भी क्या मिलेगा, बल मिलेगा। तो ये तीन ऐसे बिंदु हैं जो ये सत्यापित करते हैं कि हम कृषि क्षेत्र को मेरुरज्जु की संज्ञा कैसे दे सकते हैं। हालांकि नोट करके एक इंफॉर्मेशन लिखिए, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिए। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल जीडीपी में, हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल जीडीपी में, हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल जीडीपी में योगदान देने के संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल जीडीपी में योगदान देने के संदर्भ में, योगदान देने के संदर्भ में कृषि क्षेत्र को मेरुरज्जु की संज्ञा, मेरुरज्जु की संज्ञा प्रदान करना उचित नहीं होगा, मेरुरज्जु की संज्ञा प्रदान करना उचित नहीं होगा, क्योंकि 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 वर्ष 2021-22 क्योंकि वर्ष 2021-22 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2021-22 की स्थिति के अनुसार देश की कुल जीडीपी में, देश की कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी, कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी मात्र 18% की, मात्र 18% की दर्ज की गई है, मात्र 18% की दर्ज की गई है। ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख सकते हैं आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार। अब इसमें आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा, उसी पैराग्राफ के नीचे लिख लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूं। कृषि क्षेत्र जो मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, कृषि क्षेत्र का मतलब है मूल कृषि उत्पादन। मूल कृषि उत्पादन का मतलब क्या हुआ, फसल प्लस सब्जियां प्लस फल। सब्जियां और फलों को आप क्या कहते हैं, बागवानी फसलें कहते हैं। तो मूल कृषि उत्पादन और इसके साथ साथ संबंधित कृषिगत गतिविधियां, संबंधित कृषिगत गतिविधियां, संबंधित कृषिगत गतिविधियां में आप डेयरी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, इन सारी गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं। देखिएगा कृषि क्षेत्र एक व्यापक शब्द है। नॉर्मली लोग कृषि क्षेत्र का मतलब केवल मूल कृषि उत्पादन से ही समझते हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र को संदर्भित करके जो मैं आंकड़े बता रहा हूं वो आंकड़े इन सारी गतिविधियों के सामूहिक आंकड़े हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये एक छोटा सा परिचय था इस कृषि क्षेत्र के बारे में। अब यहां पर जो आपने एक शब्द लिखा है जीडीपी, हालांकि हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जीडीपी का मतलब अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, कुल उत्पादन, मतलब कि जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन देश में होता है, हो रहा है, उसका कुल योग या टोटल वैल्यू देश की क्या कहलाती है, जीडीपी। तो आपने लिखा है कि जीडीपी में हिस्सेदारी 18% की है। इसका मतलब क्या हुआ कि देश में जो कुल उत्पादन हो रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, उसके टोटल वैल्यू, कुल मूल्य में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, 18% की। अब यहां से हम अपने आगे की जो चर्चा है उसका एक डायरेक्शन देखते हैं। देखिए पहली चीज आपको मैं सतर्क करूंगा कि कृषि का ये जो विषय है ये आपको जीएस के 2 पेपर में पढ़ना है।
ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे और इकोनॉमी में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमी में कृषि से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हमें कंसिडर करने हैं, आपके सिलेबस में जो बातें लिखी गई हैं उसी दायरे में हम केवल रहेंगे। आप उन टॉपिक को लिख लीजिए जो टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे भारत में खाद्य प्रबंधन नामक एक विषय के साथ। ये पहला टॉपिक होगा इस चैप्टर का। फिर दूसरा विषय जो हमें पढ़ना है वो है भारत में खाद्य सुरक्षा, भारत में कृषि सहायकी, भारत में कृषि सहायकी प्लस WTO का विषय। फिर अगला मुद्दा है भारत में भूमि सुधार, भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं। भारत में कृषि विपणन, कृषि विपणन को आप एग्री मार्केटिंग के रूप में आएंगे। भारत में कृषि विपणन, भारत में शस्य प्रणाली, क्रॉपिंग पैटर्न। ये 6 ऐसे टॉपिक हैं जिसका हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। टॉपिक कहने के लिए हैं, आप समझिए कि अपने आप एक व्यापक चर्चा के मुद्दे हैं। इनके अलावा दो से तीन इश्यूज का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, वो आपको जानना चाहिए, जिसमें आप चाहो तो वो टाइटल लिख सकते हो ताकि वो चीजें याद रहे। एक डिजिटल एग्रीकल्चर या डिजिटल कृषि पे एक आपको कंटेंट मिलेगा, डिजिटल एग्रीकल्चर। भारत में सिंचाई प्रणाली, भारत में सिंचाई प्रणाली। ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो आपको पीडीएफ के माध्यम से इनकी जानकारियां प्रेषित की जाएगी। बाकी आपके सिलेबस में ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं 6, इनकी हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है खाद्य प्रबंधन या फूड मैनेजमेंट। भारत में शस्य प्रणाली, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में बुआई प्रणाली भी कहते हो, बुआई पद्धति, क्रॉपिंग पैटर्न। चाहो तो दूसरा नाम भी लिख सकते हो, बुआई पद्धति, फसलों की बुआई पद्धति या क्रॉपिंग पैटर्न। कृषि विपणन, भारत में कृषि विपणन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, भारत में कृषि विपणन या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और कोई डाउट? चलिए देखिए, खाद्य प्रबंधन का विषय मैं शुरू कर रहा हूं। अगले 2 लेक्चर का ये टॉपिक है। इस पूरी चर्चा का एक बैकग्राउंड हम पहले मौखिक चर्चा के रूप में समझ लेते हैं। खाद्य प्रबंधन है क्या? देखो, जब हम अनाजों की बात करते हैं, अनाजों के साथ साथ में कुछ अन्य मूलभूत खाद्य वस्तुओं की अगर मैं बात करूं, अब ये मूलभूत खाद्य वस्तु का कोई बना बनाया लिस्ट नहीं है। ये अलग अलग समाज की सांस्कृतिक और पारंपरिक पद्धति तय करती है कि उस समाज के लिए मूलभूत खाद्य वस्तु क्या होगी। बहुत सीधा सा इसका एक उदाहरण देता हूं कि आप अगर भारत के पूर्वी हिस्से में चले जाइए तो वहां की जनसंख्या या वहां की आबादी आप देखेंगे कि चावल को कहीं ज्यादा प्रेफर करती है। वहीं भारत के आप पश्चिमी हिस्से में चले जाइए तो चावल के प्रयोग का कल्चर उतना ही कम है। तो कौन सी खाद्य वस्तु मूलभूत श्रेणी की होगी, ये समाज वहां पर रहने वाले लोगों का जीवन शैली, उनकी संस्कृति और सभ्यता, बहुत सारे पहलू मिलकर तय करते हैं कि मूलभूत खाद्य वस्तु क्या होगी उस समाज में। और उसके साथ साथ मैंने जानबूझकर एक शब्द प्रयोग किया, क्या? अनाज। भारत के संदर्भ में मूलभूत अनाजों की अगर बात की जाए तो इसमें 2 अनाजों को हम रख सकते हैं, गेहूं और चावल, जिनका डेली बेसिस पे, दैनिक स्तर पे जिनका प्रयोग हम पूरे देश के समाज में होते हुए पाते हैं। ये ऐसी वस्तुएं हैं, अभी कुछ भी लिखना नहीं, बस एक मौखिक चर्चा सुन लो। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी मांग या जिनकी डिमांड रहने वाला या निवास करने वाला हर व्यक्ति भारत में सामान्य तौर पे करता है दैनिक जीवन में। और चूंकि ये मूलभूत वस्तुएं हैं, मैं जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मूलभूत वस्तु की संज्ञा अगर आप देंगे अनाज को, इसका क्या मतलब है? सोचो जरा, एक एग्जांपल दे रहा हूं। कोविड-19 पैंडेमिक या बीमारी आई तो मोबाइल, एसी, टीवी, फ्रिज को खरीदने की जो ललक लोगों की थी वो खत्म हो गई। जब पैसा ही नहीं तो खरीदेंगे कहां से? इसकी डिमांड भी खत्म हो गई थी क्या? इसकी डिमांड तो तभी थी ना। तो मूलभूत का मतलब क्या हुआ कि चाहे आपकी स्थिति क्रय शक्ति की कुछ भी क्यों ना, आप उस वस्तु की मांग करेंगे ही करेंगे। अनाज इस प्रकार की एक वस्तु है। एक मानवीय जीवन के रूप में यदि हम अपने जीवन शैली का निर्वाह कर रहे हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता तो सबसे मूलभूत आवश्यकता है, और ऊर्जा की आवश्यकता की आपूर्ति हम कहां से कर रहे हैं? इसी माध्यम से कर रहे हैं। तो अनाज एक ऐसी मूलभूत जरूरत है जिसकी मांग भारतीय समाज में या किसी भी समाज में रहने वाला हर व्यक्ति कर रहा है। अब व्यक्ति जो मांग कर रहा है उसको मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि वो अनाजों का एक तरीके से क्या है? उपभोक्ता है। या नहीं समझ पा रहे हो तो एक और शब्द लिख लो, ग्राहक है। किसी भी वस्तु का ग्राहक वो ये उम्मीद करेगा कि उसको वो वस्तु जितना हो सके किस मूल्य पर प्राप्त हो? वहनीय मूल्य पर प्राप्त हो। वहनीय मूल्य का क्या मतलब होता है? वाजिब दाम पर। सस्ता मूल्य भी अगर नहीं समझ में रहा तो और आसान कर लो, ग्राहक ये चाहेगा कि जितना हो सके सस्ते दर पर प्राप्त हो उसको वो वस्तु। लेकिन दूसरी तरफ जरा देखिए कि इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाला वर्ग है कौन सा? इसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हो? किसान वर्ग। मैं सारी वस्तुओं की बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं अनाजों की बात कर रहा हूं और अन्य मूलभूत खाद्य वस्तुओं की बात कर रहा हूं। तो विशेष तौर पर किसान जो उत्पादन कर रहा है, किसान इन वस्तुओं का क्या है? उत्पादक है। उत्पादक होने के नाते उसका उद्देश्य क्या होगा कि वही वस्तु जितना हो सके सस्ते दाम पर बिक जाए? ऐसा नहीं होगा। उत्पादक होने के नाते उसकी इच्छा क्या होगी? जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा दाम उसको मिले उसके उत्पाद का। यानी कि उस वस्तु का जितना यथासंभव, आप कह सकते हो महंगा या लाभकारी मूल्य, ये उद्देश्य होगा किसका? किसान। अब जरा सोचो, वस्तु का एक उपभोक्ता वर्ग वो चाह रहा है कि वो वस्तु जितना कम से कम रेट पर हो सके मिले। उसी वस्तु को बेचने वाला, तो उत्पादित करने वाला किसान ये चाह रहा है कि जितना अधिक से अधिक मूल्य हो सके उसे उस वस्तु का मिले। इन दोनों वर्गों के जो निहितार्थ हैं ये एक दूसरे के विरोध में है या नहीं है? एक समय पर इन दोनों में से किसी एक का ही निहितार्थ पूर्ण होगा ना। अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उत्पादक के लिए फायदे की डील, वस्तु की कीमत बाजार में घटेगी तो किसके लिए फायदे की डील? उपभोक्ता के लिए। अब एक समय पर कोई एक ही घटना होगी ना, या तो कीमत बढ़ेगी या कीमत घटेगी।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक समय पर दोनों में से किसी एक वर्ग का निहितार्थ पूर्ण होगा। अच्छा, ये बात जो मैंने बताई है, ये बात केवल अनाजों के कॉन्टेक्स्ट में ही सत्य नहीं है। दुनिया की हर वस्तु या हर सेवा के संदर्भ में यही बात सत्य बैठती है कि बाजार में उसकी कीमत बढ़ेगी तो उसका जो उत्पादक है वो फायदे में जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फायदे में, और कीमत घटेगी तो ये परिस्थिति अनुकूल होगी किसके लिए? ग्राहक के लिए। अब आप मुझे ये बताओ कि एक बाजार में वस्तु किस दर पर बिकेगी, ये मूल्य पहले तो ऑफर करता है बेचने वाला कि इतने पर मैं बेचूंगा, लेकिन आप क्या इस बात से संतुष्ट है कि वही रेट उस वस्तु का मिलेगा? बाजार में उस वस्तु की कितनी मांग और आपूर्ति है, ये भी तो तय करेगा ना कि वो वस्तु किस कीमत पर बिकेगी। तो सामान्य तौर पर क्या हुआ? सामान्य तौर पर बाजार में वस्तु की मांग और आपूर्ति तय करती है कि वस्तु की कीमत क्या होगी। लेकिन अब यहां पर अनाजों की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि अनाजों की कीमत को पूरी तरीके से मार्केट पर छोड़ देना यह कितना एक बेहतर या जायज निर्णय हो सकता है? सरकार अगर पूरी तरीके से मार्केट पर छोड़ दिया जाए और सरकार इसमें कोई भी अपनी जिम्मेदारी ना रखे तो फिर बात वहीं पे आगे खड़ी होगी कि मार्केट में जब दाम बढ़ेगा तो उत्पादक को फायदा, और जब दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ऐसे भी लोग फिर होंगे जो शायद उस अनाज को खरीद नहीं पाएंगे, यानी कि उस आवश्यकता से वो वंचित होंगे। ऐसे उपभोक्ता भी बहुत सारे होंगे। अब देखो, एसी को लेकर, मोबाइल को लेकर इस तरीके की परिस्थिति बहुत सामान्य सी परिस्थिति है कि जिसके पॉकेट में पैसा है खरीदे, जिसके पॉकेट में नहीं है मत खरीदे। आप सोचो कि अनाज को लेकर इस तरीके का ओपिनियन दे सकते हो कि पैसा नहीं है तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जीवन की क्या है? मूलभूत आवश्यकता है। यानी कि ये सुनिश्चित कराना है सरकार को कि वो मूलभूत अनाज समाज के उपभोक्ता वर्ग को भी आसानी से मिलता रहे। और उपभोक्ता वर्ग को आसानी से कब मिलेगा? जब उस अनाज की उपलब्धता बाजार में होगी। उपलब्धता कब होगी? जब उसका पर्याप्त उत्पादन होगा। उत्पादन कौन कर रहा है? उपभोक्ता या किसान? तो किसान उत्पादन के लिए प्रेरित कब होगा? जब उसको उसके उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त होता रहेगा। जब कॉन्फिडेंस उसके दिमाग में ये रहेगा तभी वो उत्पादन के लिए प्रेरित होगा। तो खाद्य प्रबंधन का जो शब्द हमने देखा है, खाद्य प्रबंधन एक रणनीति होती है। किसकी? सरकार की। इस रणनीति को अपनाकर सरकार एक ही समय पर किसान और उपभोक्ता दोनों वर्गों के जो निहितार्थ हैं उन्हें संरक्षित करने का प्रयास करती है। निहितार्थ को संरक्षित करने का मतलब क्या हुआ? किसान को उसके उपज का लाभकारी मूल्य मिल जाए, उपभोक्ता को वही चीज एक वहनीय मूल्य पर मिल जाए। और ये चीज अपने आप मार्केट में नहीं होगी, सरकार हस्तक्षेप करके एक ही साथ दोनों वर्गों के निहितार्थों को संरक्षित करने की कोशिश कर रही है। आप भूल कर भी ये मत सोचिएगा कि बिना सरकार के हस्तक्षेप के दोनों वर्गों का निहितार्थ अपने आप मार्केट में संतुष्ट हो जाए, ये असंभव है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये दोनों वर्ग जो हैं इनके निहितार्थ एक दूसरे के विरोध में हैं। तो मार्केट में तो ऑटोमेटिकली किसी एक वर्ग का ही निहितार्थ संरक्षित होगा ना। लेकिन किसी एक वर्ग का निहितार्थ अगर संरक्षित होगा, दूसरा वर्ग समस्या में आएगा, तो बाजार और समाज में परिस्थितियां जटिल बनेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे बात हम अनाजों की कर रहे हैं। अगर किसान को बेहतर मूल्य नहीं मिलेगा तो वो उत्पादन से अपने आप को क्या करेगा? दूर करेगा। उत्पादन से दूर करेगा तो आने वाले भविष्य में उसी अनाज की आपूर्ति कम होगी और समस्या खड़ी होगी किसके लिए? उपभोक्ता के लिए। ये वजह है कि खाद्य प्रबंधन के तहत सरकार अपना हस्तक्षेप करते हुए ये कोशिश करती है कि दोनों वर्गों के जो निहितार्थ हैं, किसान और उपभोक्ता, दोनों के निहितार्थ एक ही साथ क्या हो? संरक्षित हो सके। अब करती कैसे है सरकार ये काम? तो किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाता है। इसके लिए भारत में आप सरकार की योजना का नाम सुनते होंगे, एमएसपी। उपभोक्ताओं को उनके उपभोक्ताओं को जो अनाज है वो सस्ते दर पे मिल जाए, उसके लिए भारत में सरकार की एक योजना है पीडीएस। और महंगाई को नियंत्रित करने का जितना भी काम सरकार करती है कृषि क्षेत्र में, वो भी उपभोक्ता वर्ग के निहितार्थों के अनुरूप ही काम माना जाएगा। क्यों? महंगाई को नियंत्रित करने का मतलब क्या है? मूल्य वहनीय बना रहे, मूल्य भागे ना, कीमत में उछालना है। तो महंगाई को नियंत्रित करने का हर काम किस वर्ग के निहितार्थ का संरक्षण मानोगे? उपभोक्ता वर्ग। और साथ ही साथ चूंकि हम अनाजों की बात कर रहे हैं जो हर दिन की जरूरत है, इसलिए खाद्य प्रबंधन की रणनीति के तहत सरकार को एक तीसरा काम भी करना होता है। और वो तीसरा काम क्या है कि इन अनाजों का एक न्यूनतम भंडार सरकार प्रबंधित करती रहे ताकि किसी आपातकालीन समस्या में उस भंडार का प्रयोग करके समस्या का निवारण किया जा सके। तो खाद्य प्रबंधन के इस विषय में हमें इन 3 कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से पढ़ना है। एमएसपी योजना, पीडीएस कार्यक्रम और अनाजों का भंडार जिसको हम बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, एक परिचय पहले लिखिए। खाद्य प्रबंधन एक बहुआयामी रणनीति है। खाद्य प्रबंधन एक बहुआयामी रणनीति है जिसे अपनाते हुए सरकार द्वारा निम्नलिखित 3 प्रकार के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। 3 प्रकार के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। पहला, किसानों को उनकी उपज का एक लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना। दूसरा पॉइंट, मूलभूत अनाज तथा अन्य मूलभूत खाद्य वस्तुओं को उपभोक्ता वर्ग के लिए वहनीय मूल्य पर
उपभोक्ता वर्ग के लिए वहनीय मूल्य पर या वहनीय कीमत पर उपलब्ध कराना, वहनीय मूल्य या कीमत पर उपलब्ध कराना। और तीसरा लिखेंगे, तीसरा, किसी आपातकालीन समस्या का निवारण करने हेतु, किसी आपातकालीन समस्या का निवारण करने हेतु, किसी आपातकालीन समस्या का निवारण करने हेतु अनाजों तथा अन्य मूलभूत खाद्य वस्तुओं का, अनाजों तथा अन्य मूलभूत खाद्य वस्तुओं का, अनाजों तथा अन्य मूलभूत खाद्य वस्तुओं का एक, अनाजों तथा अन्य मूलभूत खाद्य वस्तुओं का एक न्यूनतम भंडार प्रबंधित करना, एक न्यूनतम भंडार प्रबंधित करना, एक न्यूनतम भंडार प्रबंधित करना। तो ये खाद्य प्रबंधन का एक परिचय था। इसी को विस्तार में हम कल की क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को नहीं मिला क्या हिंदी माध्यम के नोट्स? नहीं मिले शब्दावली के? क्योंकि मैं भी बात कर लेता हूँ, ले लीजिएगा। आप मिले हैं? कुछ को मिले हैं, कुछ को नहीं मिले। आप लोग